नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। श्रृंखला दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और आज हमारे स्टूडियो में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स विभाग की दो फैकल्टी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमलेश बिस्ट जो कि एकेडमिक परामर्शदाता हैं यहाँ पर, और डॉक्टर शिवांगी उपाध्याय जो मैथमेटिक्स में अकादमिक परामर्शदाता हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स में कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं और इस बार एडमिशन का जो है वो रेशियो क्या रहा है। डॉक्टर कमलेश बिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। तो डॉक्टर शिवांगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, धन्यवाद। तो कमलेश जी, शिवांगी जी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ से, जो पढ़ना चाहते हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं। तो सबसे पहले मैं कमलेश जी के पास आना चाहूँगी। कमलेश जी, क्या क्या कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं? यहाँ पर स्नातक स्तर जिसको हम ग्रेजुएशन भी कहते हैं, यहाँ पर बीएससी विद मैथमेटिक्स भी होता है और आर्ट कोर्स में भी ये संचालित होता है बीए विद मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बीएससी में जो हमारे सब्जेक्ट जिनके साथ मैथमेटिक्स आती है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और दूसरा है फिजिक्स, मैथ और ज्योग्राफी। और अच्छा, ज्योग्राफी भी होती है? हाँ। तो ज्योग्राफी को तो एक तरह से आर्ट्स का विषय कहा जाता है। लेकिन हमारे स्कूल ऑफ साइंस के अंदर ज्योग्राफी भी वो भी आई है। अच्छा। हाँ। तो ये क्या बीएससी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं? हाँ, या एमए वाले? ये बीएससी में आएंगे। अगर जो फिजिक्स, मैथ और ज्योग्राफी कर रहे हैं वो साइंस के अंदर आएंगे। ओके। तो आपने एक तो बताया कि फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। हाँ। दूसरा आपने बताया कि फिजिक्स, मैथ और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और तीसरा कॉम्बिनेशन भी क्या है? तीसरा कॉम्बिनेशन आर्ट के रूप में है। उसमें हम बीए विद मैथमेटिक्स करते हैं जी। इसमें आप दो सब्जेक्ट कोई भी आर्ट के ले सकते हैं, उसमें तीसरा सब्जेक्ट के रूप में आप गणित ले सकते हैं। और फिर दूसरा है बीए विद ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, उसमें आप ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स प्लस तीसरा में आप कोई आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ। इससे पहले जो आपने बताया कि दो आर्ट्स के विषय ले सकते हैं, एक मैथमेटिक्स ले सकते हैं। हाँ। तो दो आर्ट्स के विषय का क्या कोई कॉम्बिनेशन है कि स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या लें? क्या क्या ले सकते हैं आर्ट्स के विषय? आर्ट के विषय कोई भी आपके दो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, होम साइंस जो भी है। और यहाँ तो आप चाहते हैं कि हम अलग अलग कंपटीशन की तैयारियों के लिए हमको मैथ की जरूरत भी पड़ती है, तो हम क्यों ना हम अपने कोर्स में एक मैथ को ले लें जी। हाँ। तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन आपने बताया ज्योग्राफी का और मैथ्स का, वो कंपलसरी है दोनों लेना। तीसरा आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, तीसरा आपको। तो क्या इसमें आगे को कोई स्ट्रीम है क्या कि ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स से कुछ आगे को बच्चे कुछ कर पाए? जिससे अधिकतर ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स ये अधिकतर ये होता है जो समूह को ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ये अधिकतर बच्चों को अगर अपने कोर्स में ही पढ़ते रहें तो उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। नहीं तो कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले भी हैं, उनको फिजिक्स लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भूगोल, इतिहास और भी विषयों में पारंगत शिक्षा लेनी पड़ती है। तो इसकी ये मदद है इस प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी की। अच्छा। बच्चों को तो क्या कोई मतलब स्ट्रीम भी है कि आगे को हम किसी फील्ड में जॉब करें ज्योग्राफी मैथ से? ऐसा भी कुछ है तैयारी के अलावा भी? तैयारी के अलावा आप एजुकेशन में आ सकते हैं। आप एलटी माध्यमिक शिक्षा और लेक्चरर उस पद पर कहते अपना आगे योगदान दे सकते हैं। कमलेश जी, अगर हम किसी परंपरागत विश्वविद्यालय से पढ़ाई करें रेगुलर मोड में, तो वहाँ पर बीएससी में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही होता है। तो ये हम कहें कि एक्स्ट्रा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है यहाँ पर दूरस्थ महाविद्यालय में? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। एक तो अगर मैथ की बात करूं तो इसमें हाँ बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इनके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी जोड़ूं तो यहाँ पर उनको थोड़ा ड्रॉबैक ये रहेगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट हैं उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी वैसे ही आती है, प्रैक्टिकल करके ही आती है जी। हाँ, तो अगर हम अच्छे कॉम्बिनेशन की बात करें, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ही होता है। हाँ, और उसमें अगर कहते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री और ये दोनों सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत मेजर सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने जो किसी सेवा दे रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, उनको पास इतना टाइम नहीं हो पाता, तो अपना बर्डन थोड़ा कम करने के लिए वो इसमें ज्योग्राफी को भी डाल सकते हैं या फिर बीए के साथ मैथमेटिक्स को डाल सकते हैं।
तो उसकी वैल्यू तो थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन यह है कि उसमें भी आप आगे के लिए मैथमेटिक्स में फिर आप कहीं आप आगे जा सकते हैं। आगे जा सकते हैं। तो बीएससी आपने बताया इन कॉम्बिनेशन के साथ में, बाकी बीए आपने बताया। बीए बताया मैंने विथ मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट आप आरटी के कोई भी ले लीजिए। और प्लस उसके साथ तीसरा सब्जेक्ट के रूप में आप गणित ले सकते हैं। और दूसरा है इसमें बीए विथ, आप यहाँ पर क्या कर दिया है, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट कर दिए, तीसरा आप कोई भी सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं आर्ट का। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बीए में है और 2 कॉम्बिनेशन बीएससी में है। 2 कॉम्बिनेशन बीएससी में है। और इसके अलावा फिर एमएससी यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो मैं शिवांगी के पास आना चाहती हूँ। डॉक्टर शिवांगी, आप बताइए कि एमएससी में यहाँ पे क्या क्या कोर्स चलते हैं, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है? एमएससी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एमएससी विद मैथमेटिक्स प्योरली और एमए इन मैथमेटिक्स प्योरली। एमए इन मैथमेटिक्स उनका होगा जो ग्रेजुएट होंगे बीए से, और एमएससी इन मैथमेटिक्स उनका होगा जो ग्रेजुएट होंगे बीएससी से विद मैथमेटिक्स। दोनों में मैथमेटिक्स उनकी मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए इन बीए और बीएससी। जी। अच्छा, एक सवाल मुझे पूछना था कमलेश जी कि ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन में मैथ्स के साथ में, वो ज्योग्राफी क्या वही ज्योग्राफी है जो आर्ट्स के विषय के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी मैम, वही ज्योग्राफी अच्छा, है। कोई और वही अंतर किताबें नहीं है। आप पढ़ेंगे, वही आपका कोर्स शेड्यूल वही रहेगा। जी। बस ये है कि वो यहाँ पर साइंस की उसमें भी आ गई है। तो शिवांगी, तो आपने बताया कि 2 एमएससी मैथमेटिक्स है और एमए मैथमेटिक्स है, और वही कर सकते हैं जिन्होंने बीए या बीएससी मैथमेटिक्स किया हो। तो 2 ही कोर्स अभी चल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं जी, कोई कोर्स नहीं है अभी। अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल कैसे आप लोग कंडक्ट कराते हैं? मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं है, असाइनमेंट्स होता है। तो असाइनमेंट्स चेक्ड होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स दिए जाते हैं। ओके। जैसे ये दूरस्थ मोड का विद्यालय है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती होंगी। ऐसा होता है कि आप लोगों के पास आते हैं पूछने के लिए, या फोन से पूछते हैं कि हमें यहाँ पर बता दीजिए? मैं रेडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हमने इस बार जो लॉकडाउन में बड़ी समस्या आ गई थी, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था बच्चों का। अच्छा। तो उसके थ्रू हम एक तो यूनिवर्सिटी की खुद की किताबें हैं, एसएलएम जिनको हम कहते हैं, वो तो हमने उनको प्रोवाइड कराई। उसके बाद अलग से उनको हमने बहुत सी अदर राइटर की बुक भी प्रोवाइड कराई, और यही नहीं, उसके साथ हमने अपने हैंड रिटन नोट्स भी उनको व्हाट्सएप के थ्रू भिजवाए हैं। अच्छा, जिससे उनको जिससे उनको आगे अपने कोर्स को पूरी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मदद मिले। और आप लोग भी अभी न्यू कमर हैं, अभी जस्ट आप लोग पढ़ के आए हैं, तो अच्छे नोट्स आपने रखे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराए। शिवांगी, आपका कैसा रहा लॉकडाउन का पीरियड? स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, कैसे अपने को अपडेट आपने किया? जैसे सर ने अभी बताया, हमने उन्हें लेक्चर नोट्स दिए, उनकी क्वेरी सॉल्व की। अगर उनके कॉल्स आते थे, चाहे किसी भी टाइम पे आए, कभी कभी तो शाम के 7-8 बजे आते थे, हम तब भी उनके कॉल रिसीव करते थे। और जो उनकी क्वेरीज होती थी, जैसे अब लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुए, तो बार बार उनकी यही क्वेरी होती थी, एग्ज़ाम कब होंगे। तो हम जो भी हमारे पास उससे रिलेटेड नॉलेज होती थी, हम उनको साझा करते थे उनसे। जी। कैसा लगता है आपको दूरस्थ महाविद्यालय में पढ़ाते हुए, बच्चों को ट्रीट करते हुए? यहाँ पर अभी ज्वाइन किया आप लोगों को 1 साल होने जा रहा है, कैसा आपको लग रहा है दूरस्थ महाविद्यालय? दूरस्थ महाविद्यालय में बच्चों को देख के अच्छा फील होता है। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्यूरोसिटी है कुछ करने की, क्योंकि कितनों की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कोई बीएससी करता है, उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये आती है कि वो रेगुलर मोड पे एजुकेशन कैसे आगे फॉरवर्ड करे। लेकिन दूरस्थ महाविश्वविद्यालय के वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी जो स्टडी है वो आगे कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल। कमलेश जी, आपने क्या वॉच किया यहाँ पर आके कि किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर दाखिला लेते हैं? मैंने अधिकतर ये देखा कि बहुत से हमारे, जैसे एक ड्रॉबैक होता है कि इंटर में अगर इतनी परसेंटेज, जैसे हम रेगुलर मोड में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ एक बैरियर लगा रहता है कि आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए तभी आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन बच्चों को मिलता है जिनकी किसी कारणवश कम परसेंटेज आ जाती है, या फिर जैसा कि शिवांगी ने बताया कि कितने लोग जॉब में होते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, या जिससे उनको आगे प्रमोशन में भी
मदद मिले। तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका दिया है ओपन यूनिवर्सिटी ने कि यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं लगाया गया है बच्चों के लिए, सभी बैरियरों को हटा दिया गया है और आप जो सब्जेक्ट में चाहे अपना पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी आप को जैसी मदद या समाज के लिए वो कर सकते हैं। अच्छा, हमने सीट्स पर बात नहीं की। एमएससी में शिवांगी कितनी सीट्स हैं बीए मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स में? यहाँ सीट का कोई ऐसा सच है नहीं कि इतनी सीटें होंगी। ये ओपन है, तो ओपन मतलब जो सीटें होंगी वो ओपन होंगी सबके लिए। अच्छा, तो सीमित नहीं होती। तो इस बार कितने एडमिशन हुए हैं एमएससी में? हाँ, इस बार एमएससी फर्स्ट, क्योंकि इस साल से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, तो फर्स्ट सेम में 261 एडमिशन हुए हैं और एमए में 33 एडमिशन्स हुए हैं। और सेकंड, क्योंकि जो हमारा पिछला साल रहा है वो ईयरली वाइज रहा है, तो सेकंड ईयर में 306 हमारे एडमिशन हुए हैं और सेकंड ईयर में 35। ओके, तो मुझे लग रहा है बहुत ठीक ठाक संख्या है वैसे। हाँ। और बीएससी वालों का वो ज़्यादा है ना एमएससी करने में, क्योंकि बीए मैथमेटिक्स वाले थोड़ा सा कम होती है स्ट्रेंथ उनकी। तो कमलेश जी, अगर बीएससी की बात करें तो वहाँ पर कितने एडमिशन इस बार हुए हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर में इस बार 70 एडमिशन हुए हैं, सेकेंड ईयर में 72 हुए हैं और बीएससी थर्ड ईयर में 17 हुए हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर हम बीएससी काउंट करें तो 159 इस बार एडमिशन हुए हैं न्यू। फिर उसी के साथ अगर हम बीए की बात करें तो बीए फर्स्ट ईयर में 42 एडमिशन हुए हैं, बीए सेकेंड ईयर में 44 हुए हैं और बीए थर्ड ईयर में 20 हुए हैं। तो ओवरऑल जो बात करें तो 106 बच्चों का इस बार इनरोलमेंट हुआ है। आप लोग इन स्टूडेंट्स के टच में किस तरह से रहते हैं? क्या इनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप ग्रुप बना लेते हैं? अभी तो फिलहाल एडमिशन चालू है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि जब तक पूरे एडमिशन की डेट फाइनल हो जाए उसके बाद हम यहाँ के यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट से सभी बच्चों की ईमेल आईडी मांगेंगे और उनको ईमेल के थ्रू एक व्हाट्सएप लिंक के प्रोवाइड कराएंगे, जिसके थ्रू हम उनको भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर चाहे बीएससी हो या बीए हो उनका एक इंडिविजुअल ग्रुप बना सकें और जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी उनके लिए जो भी नोटिस आए या सूचना उनको प्रसारित की जा रही है हम उनको इजीली तरीके से दे सकें और अपनी ओर से भी जो भी नोट्स वगैरह किताबें बहुत सी जो भी उनकी क्वेरी है उनको डायरेक्ट हैंडल कर सकें। जी, मतलब विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए तो वो जानते ही हैं, लेकिन पर्सनली भी आप उनको सूचनाएं मुहैया कराते हैं। कमलेश जी, इसके अलावा आगामी क्या योजनाएं हैं आपकी? कैसे इसको थोड़ा फैलाना चाहते हैं मैथमेटिक्स को? इसमें क्या और भी कुछ संभावनाएं हैं? कोई ब्रांचेज इसकी और भी हैं कि इसको आगे को फैलाएं? मैडम, ब्रांचेस तो अभी जैसे अगर मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आगे की आप जैसे अगर आपकी बीएससी में मैथमेटिक्स है, बीए में मैथमेटिक्स है, अगर कोई बच्चा आईटी सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटियाँ खुल जाती हैं। तो अपने आप में सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है वो अच्छा, आईटी सेक्टर में भी इसका रोल है मैथमेटिक्स का? हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा बीएससी में जिसकी मैथमेटिक्स है और अगर वो कंप्यूटर में कुछ करना चाहता है या मास्टर डिग्री लेना चाहता है जिसको हम एमसीए कह सकते हैं, तो यूके उत्तराखंड में एग्ज़ाम होता है UKSEE। तो उसके थ्रू आप उसका एग्ज़ाम क्लियर कीजिए तो आपको विभिन्न जो इंजीनियरिंग संस्थान है वहाँ पर आपको या फिर प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर आपको एमसीए करने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये केवल मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली होता है? तो इसमें बीएससी मैथमेटिक्स अधिकतर बीएससी मैथमेटिक्स मांगा जाता है। कब तक फॉर्म इसके आते होंगे, किस महीने में? ये फॉर्म आते हैं फरवरी मार्च के टाइम पर ये फॉर्म फिल किए जाते हैं। जुलाई के अभी तक तो पैटर्न यही चलता था, लेकिन इस कोरोना में अभी मुझे इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटेक एमटेक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो अगर किसी ने एमएससी विद मैथमेटिक्स किया है तो अगर वो गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो वो एमटेक कर सकता है आईआईटी से। ओके, लेकिन उसको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर जो इतनी जागरूक हैं, जो गेट जैसे एग्जाम देते हैं? अभी तक तो मैडम इसका हमको ज्ञान नहीं है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहते बच्चा एक बार पास हो जाता है उसके बाद टीचर के कांटेक्ट से कम ही रह पाता है। बिल्कुल। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के लिए बस हम यही कहना चाहेंगे, मैं रेडियो के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है वो देना चाहूँगा। वो है 9411
976836। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस भी बच्चे को मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर किताबों से रिलेटेड कोई समस्या हो या कोई नोट्स से रिलेटेड हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप हमको बेझिझक किसी भी टाइम आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप में। हम आपको या तो जो भी उसके रिगार्डिंग मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। जी कमलेश जी, इसके अलावा जो असाइनमेंट आप कह रहे होते हैं शिवांगी, वो कब कब करने होते हैं? 6 महीने में होते हैं क्या? जो असाइनमेंट्स होते हैं अगर वो ईयरली कर वाइज, जैसे हमें आपको पता ही होगा यहाँ 2 सेशन चलते हैं, समर सेशन और विंटर सेशन। तो जिनका विंटर सेशन होता है उनको टाइम पीरियड दिया जाता है एक, जब उनका एग्ज़ाम हो रहा होता है उसके जस्ट 2-3 महीने पहले असाइनमेंट्स अपलोड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वो असाइनमेंट्स वो जो भी उनका स्टडी सेंटर है वो वहाँ देते हैं, फिर वो इवेलुएट होता है, फिर उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। अगर ईयरली वाइज है तो असाइनमेंट 1 ईयर में 1 बार देना पड़ेगा, और अगर सेमेस्टर वाइज होगा तो आपको पर सेम मतलब पर 6 मंथ आपको देना होगा, असाइनमेंट्स देना होंगे। इसके अलावा क्या वर्कशॉप भी आप लोग उनकी कराते हैं? नहीं, वर्कशॉप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में वर्कशॉप नहीं होती है। अच्छा। और ये असाइनमेंट के रिलेटेड मैं एक चीज़ और श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ। जो इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, उसमें अब ऑनलाइन असाइनमेंट दिए जाएंगे जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो 31 जनवरी के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद बच्चों को असाइनमेंट अपने कहीं भी बहुत दूर दूर जगह में होते हैं, भेजने की समस्या होती है, कैसे भेजें, क्या जाने की समस्या होती है, तो अभी आप ऑनलाइन बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और कहते हैं इसमें उनको हालांकि जब जाने की समस्या है तो फिर ये भी समस्या होती है कि ऑनलाइन की सुविधाएं सबके पास मौजूद नहीं होती हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। जिस समय भी आपके पास टाइम है, आपको जैसे 1 महीने का टाइम दे दिया जाए, तो आपको उस आधे घंटे का एक पीरियड दिया जाएगा। उस आधे घंटे में आप अपना असाइनमेंट कहीं पर भी पहाड़ पे बैठ के सबमिट कर सकते हैं, बस में ट्रेवल करते हुए सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, कोई वो नहीं है कि आप इसी दिन करें। हाँ, इसी दिन वाला सिस्टम नहीं है इसमें। मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, क्योंकि कितने बच्चों की क्वेरी होती है कि हमने असाइनमेंट्स दिया बट हमें मार्क्स जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं आए। तो वो इवेलुएट ईजिली कर पाएंगे कि हमारे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो वो इजीली ये पता कर पाएंगे कि हमारे क्वेश्चंस सही गलत थे तो हमें इसलिए मार्क्स इतने मिले हैं, सही थे तो इसलिए इतने मिले हैं। जी। तो इसमें नकल वाला कुछ मामला तो नहीं होगा कि ऑनलाइन? कुछ नहीं, बाकी बच्चों के हाथ में तो अपनी किताबें रहेंगी, वो किताबें देख तो के वैसे दे भी सकते हैं। रहती थी, असाइनमेंट तो देख के करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा ये रहेगा कि बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इजीली उनको क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका आंसर उनको पता नहीं लगेगा। कि आंखों से देख के सीधे उन्होंने कहा ये वाला क्वेश्चन नेट में दिखा है, हमको ये किताबें खोली, चैप्टर निकाला, उन्होंने कहा ये तो यहाँ पर है, सीधे हम कहते हैं क्लिक कर देते हैं। ये नहीं, पढ़ना पड़ेगा। है कि पढ़ना पड़ेगा। उससे उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको थोड़ा अगर उसी बहाने भी पढ़ेंगे तो कम से कम अपने सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे, जानकारी होगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातें आप लोग ने बताई डॉक्टर कमलेश जी, डॉक्टर शिवांगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी अपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई मैथमेटिशियंस जो हैं बड़े बड़े, उनके बारे में वो जानकारी तमाम सारी लाते रहेंगे। तो अभी जल्दी ही साइंस डे आने वाला है, नेशनल साइंस डे, तो उम्मीद करती हूँ मैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी आप उस दिन लेकर आएंगे। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर कमलेश बिष्ट और डॉक्टर शिवांगी उपाध्याय को, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स विभाग में एकेडमिक एसोसिएट हैं, और बहुत सारी जानकारी उन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में दी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, आप उसके जरिए भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।